हेलो गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपका। और आज हम पढ़ रहे हैं यूरोप की मैपिंग। देखिए ऑलरेडी हम अफ्रीका पढ़ चुके हैं, आपको पता ही है। अफ्रीका के बाद हमने साउथ अमेरिका पढ़ा, नॉर्थ अमेरिका पढ़ा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया भी हमने पढ़ लिया। अभी हमारा क्या बचा है? यूरोप बचा था और एशिया बचा था। और काफ़ी डिमांड आ रही थी, सर कराइए कराइए। देखिए कराना ही है आपको, अगर कमिटमेंट दे दिया तो वो चीज़ करानी ही है। और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखिए, पार्ट 1 है हमारा। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। और छोटा ही है यूरोप, बट थोड़ा पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया ताकि आप एकदम इतना लोड ना पड़े आपके ऊपर कि आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा पार्ट 1 है और इसको आप देखिए अच्छे से, और उसके बाद हम फिर पार्ट 2 के अंदर मिलेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको पॉलिटिकल मैप दिखा देता हूँ। पॉलिटिकल मैप आपको दिख रहा है ये देखिए, पॉलिटिकल मैप में पहले कंट्रीज देख लेते हैं कौन कौन सी है। पहले मैं आपको इससे पहले एक बार यूरोप का वो दिखा देता हूँ। देखिए ये पूरा यूरोप है, दिखाई दे रहा है आपको? ये पूरा यूरोप का पार्ट है। ये जो ग्रीन में दिख रहा है ये यूरोप का पार्ट है। और इसको हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी कंट्रीज है, इंपॉर्टेंट कंट्रीज क्या है, और एनसीईआरटी के फैक्ट्स क्या हैं, कौन कौन से माउंटेन रेंजेस हैं, कौन कौन सी रिवर्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हाईलैंड्स हैं, उसके अलावा सब कुछ, कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, कौन सी कंट्रीज किस लिए फेमस है, ठीक है। सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पहले पॉलिटिकल मैप में मैं आपको मेजर मेजर कंट्रीज के बारे में बता देता हूँ। देखिए ये नॉर्वे है, नॉर्वे कैपिटल ओस्लो, आपको पता ही है। स्वीडन है, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम। उसके बाद फिनलैंड है, हेलसिंकी। हेलसिंकी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे ट्रंप की और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की मीटिंग हुई थी। इसके बाद ये डेनमार्क है, डेनमार्क की इसकी कैपिटल है कोपनहेगन, ठीक है। कुछ लोगों ने बोला था आप कैपिटल बताइए। देखिए कैपिटल इतनी आपको पता होनी चाहिए, मतलब मेजर कंट्रीज की आपको पता होनी चाहिए। बट कोई नहीं, फिर भी मैं मेजर कंट्रीज की आपको बता दूंगा, समझ गए आप। और इनको हम स्कैंडिनेवियन कंट्री भी बोलते हैं, इंक्लूडिंग आइसलैंड। आइसलैंड भी इसके अंदर आता है, तो इनको हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। लेकिन अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अंदर डेनमार्क को स्कैंडिनेवियन कंट्री के बारे में नहीं बोला गया कि डेनमार्क भी उसमें पार्ट है। सिर्फ 4 ही कंट्री का नाम लिया गया है। लेकिन और अगर वेबसाइट्स पे आप देखेंगे तो पांचों कंट्रीज को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोला गया। तो हम मान के किसको चलेंगे? जो एनसीईआरटी के अंदर बोला है, यानी कि आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इसके बाद देखिए यूनाइटेड किंगडम ये है, इसकी कैपिटल लंदन है। उसके बाद ये आइसलैंड है, ठीक है। इसकी कैपिटल आयरलैंड, सॉरी आइसलैंड नहीं, आयरलैंड। आइसलैंड तो ऊपर है। आयरलैंड का कैपिटल है डबलिन, ठीक है। मेजर मेजर कंट्री की बता रहा हूँ। फ्रांस, पेरिस, एफिल टावर आपको पता ही होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाइए, स्पेन, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड। पुर्तगाल, पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन, राइट। मेजर मेजर कंट्री की मैं आपको बताऊंगा। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन। उसके बाद पोलैंड की कैपिटल वार्सो। और तो देखिए यूक्रेन की कैपिटल कीव, ठीक है। और देखिए और कौन कौन सी कैपिटल है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना, वियना आपको पता होगा, संधि वियना संधि के बारे में सुना होगा आपने। और इटली की कैपिटल, ये इटली है कैपिटल रोम। और ग्रीस की कैपिटल एथेंस। तो यही मेजर मेजर कंट्रीज है जिनकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है और की ज़्यादा कैपिटल आपके बारे में पता, आपको ज़्यादा इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो यूरोप है वो कैसे घिरा हुआ, ऊपर है आर्टिक ओशन, ठीक है। नीचे है, अगर वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ एटलांटिक ओशन, अगर साउथ में जाएंगे तो यहाँ है मेडिटेरियन सी, ठीक है। ये मेडिटेरियन सी है। और राइट में जाएंगे तो यहाँ एशिया है। तो समझ गए आप बात को। अब देखिए कैसे डिवाइड किया है। देखिए रशिया जो है, रशिया जो है दोनों में आता है, एशिया के अंदर भी आता है और रशिया आता है यूरोप के अंदर भी। तो ये आपको ध्यान रखना है, रशिया दोनों पार्ट में आता है। और इसकी कैपिटल क्या है रशिया की? मॉस्को। और मॉस्को किस में पड़ती है? यूरोप में, ये ध्यान रखना है। और अगर आप बात करें रशिया की, तो कम से कम 77% जो पॉपुलेशन है रशिया की वो यूरोप के अंदर ही पड़ती है। अगर उधर की बात करें, जो साइबेरिया वाला पार्ट है, उधर बहुत कम पॉपुलेशन है, यानी कि अप्रोक्स 23% पॉपुलेशन जो है एशिया के अंदर आती है। मोस्टली इधर ही वेस्टर्न साइड में ही इसकी पॉपुलेशन है वो बसी हुई है। इसके बाद देखिए यहाँ ये बाल्टिक सी है। ये देखिए डिटेल में बताया जाएगा, अभी धीरे धीरे मैं एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। ये बाल्टिक सी है, यहाँ पे नॉर्थ सी है। अगर नीचे आप आएंगे यहाँ पे, ये देखिए ये ब्लैक सी है, ठीक है। और ये कैस्पियन सी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अब देखिए अगर बाउंड्री की बात करें हम, तो ये बाउंड्री यहाँ पे डिवाइड होती है जो यूरोप और एशिया की। देखिए एक मेजर और फैक्ट बताता हूँ, यूरोप और जो एशिया है उसको मिला के बोलते हैं यूरेशिया,
ठीक है, क्योंकि ये एक ही लैंड मास है, ये पूरा यूरोप प्लस एशिया एक ही लैंड मास है, लेकिन इसको दो में डिवाइड किया गया है, यूरोप और एशिया। अब यूरोप और एशिया में क्यों किया गया? क्योंकि यूरोप का जो कल्चर है, इथनिसिटी है, लैंग्वेज है, वो सब अलग है एशिया के अंदर, एशिया से। और यूरोप के जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो भी डिफरेंट है एशिया। एशिया में आपको पता है कि आप देखेंगे तो यहाँ आपको एशिया के अंदर डेमोक्रेसी भी मिलेगी, ऑटोक्रेसी भी मिलेगी, यानी कि बहुत सी डिफरेंट वो मिलेगी। लेकिन यूरोप में मोस्टली डेमोक्रेसी आपको मिलेगी, यानी कि प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुए हैं। लेकिन एशिया के अंदर ऐसा नहीं हुआ है, इस वजह से दोनों लैंडमास को डिवाइड कर दिया गया। अब कहां से डिवाइड हुआ है देखिए, चलिए अगली उसमें आपको बताता हूं कहां कहां से डिवाइड हुआ है। यहां बात को समझ गए आप? मेजर कंट्रीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, बिल्कुल रट जानी चाहिए। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड कहां है, डेनमार्क कहां है, यूके कहां है, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, एक सीक्वेंस में आपको याद होनी चाहिए, राइट। चलिए अब देखिए, अगर हम फिजिकल मैप की बात करें, मैं आपको बता रहा था कि कैसे डिवाइड हुआ है यूरोप और एशिया। देखिए यहां से डिवाइड है पूरा, ये यूराल माउंटेन है, यूराल माउंटेन डिवाइड करता है। ये आपको अगर क्वेश्चन कल को पूछ ले जाए कि कौन सा माउंटेन है जो डिवाइड करता है किसको, यूरोप को और एशिया को, तो कौन सा है? यूराल माउंटेन। उसके अलावा एक ये बाउंड्री है यहां से चलती आ रही है, देखिए यहां से। उसके बाद कैस्पियन सी भी डिवाइड करता है, यानी कि कैस्पियन सी के ईस्टर्न में एशिया है और वेस्टर्न में बात करें तो यूरोप है, यानी कि कैस्पियन सी भी एक डिवाइड करती है। उसके बाद कास्कस माउंटेन, ये भी डिवाइड करता है किसको? एशिया को और यूरोप को। इसके अलावा अगर आए तो यहाँ पे ब्लैक सी है, ब्लैक सी के नॉर्थ में जाएंगे तो यूरोप है और साउथ में जाएंगे तो एशिया है। इसके अलावा कहाँ से डिवाइड होता है? ये मेडिटेरियन सी। और यहाँ से स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ है, ठीक है। तो ये अभी हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और यहाँ पे आ जाएंगे तो ये पूरा अटलांटिक ओशन आ जाएगा। तो क्या क्या याद किया आपने? यूराल माउंटेन, यहां से एक बाउंड्री बनी कैस्पियन सी से कास्कस माउंटेन, कास्कस से ब्लैक सी से मेडिटेरियन सी, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये जो एरिया है पूरा, ये हो गया यूरोप, और ये जो इधर आ गया एशिया, और इसके नीचे आ गया अफ्रीका। समझ गए बात को? इसके बाद देखिए कुछ कुछ और चीजें बता देता हूँ। ये इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल किसके बीच में? यूनाइटेड किंगडम जो ऊपर है, ये इसी के नाम पे इंग्लिश चैनल बना है, और नीचे क्या है? फ्रांस है। इसके बाद नीदरलैंड है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, इनको हम डिस्कस करेंगे, ये लो कंट्रीज हैं। इसके अलावा एस्टोनिया, लेटेविया और लिथुआनिया, ये तीनों कंट्री, बाल्टिक इनको नेशन बोला जाता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट रिवर्स है वो भी डिस्कस करेंगे। ये देखिए परेनीज माउंटेन है, ये डिवाइड करता है दोनों कंट्री को, फ्रांस को और स्पेन को, तो ये भी हम अच्छे से देखेंगे। अल्प्स माउंटेन के बारे में देखेंगे, अभी डिटेल में देखेंगे। ये सिर्फ मेजर जो फिजिकल मैप है वो मैंने दिखाया है कि देखिए यहाँ पे माउंटेन्स है, यहाँ पे माउंटेन्स है बीच बीच में, यहाँ पे बीच बीच में माउंटेन्स है, थोड़ा प्लेन एरिया है, यहाँ पे रिवर्स वगैरह है, राइट। चलिए फिर शायद आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। मैं ऑलरेडी बताया था कि आपको देखिए जो ये होता है, ये ग्लोब होता है हमारा। ग्लोब के अंदर अगर हम ये डिवाइड करें ऐसे, तो ये जो होता है ये पूरा नॉर्दर्न पार्ट होता है और ये साउदर्न पार्ट होता है। तो जो यूरोप हमारा बसा हुआ है वो कहाँ पे बसा हुआ है? मोस्टली इस पार्ट में बसा हुआ है, यहाँ पे, यानी कि वेस्टर्न पार्ट में तो है ही, इसके अलावा और ये सॉरी यहाँ पे ये वेस्टर्न ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, लेकिन यहाँ ईस्टर्न पार्ट में बसा हुआ है। यहाँ से अगर लंदन से ये लाइन क्रॉस होती है और उसके अलावा जो इधर ईस्टर्न हो जाता है, इधर वेस्टर्न हो जाता है। आपको पता होगा 0 डिग्री 180 डिग्री के बारे में, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो वो प्रॉपर आपको ये लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताया होगा कि 0 डिग्री कहाँ से जा रहा है, 180 डिग्री कहाँ से जा रहा है। तो अगर इसकी बात करें, इस हेमिस्फीयर की बात करें तो ये ईस्टर्न साइड में पड़ता है, और अगर नॉर्थ साउथ की बात करें तो ये नॉर्थ में पड़ता है। समझ गए बात को? तो यही बता रहे हैं, यूरोप इज ए कॉन्टिनेंट लोकेटेड एंटायरली, यानी कि पूरा ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और मोस्टली किसमें? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इसके बाद ये बोलते हैं बॉर्डर किसको कर रहा है? आर्टिक ओशन। मैंने बताया ये अगर यूरोप है तो यहाँ पे आर्टिक ओशन है, यहाँ पे अटलांटिक है, और यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, और यहाँ पे एशिया है, राइट। तो यही बता रहे हैं कि बॉर्डर ये नॉर्थ में क्या है? आर्टिक सी, और वेस्ट में अटलांटिक ओशन, मेडिटेरियन सी साउथ में है, और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में क्या है? बस इतना ही बताया है। और ये वेस्टर्न मोस्ट पार्ट जो है ये यूरेशिया है, यूरोप प्लस एशिया। इसके बाद अगर लैंड मास की बात करें, अगर पूरा लैंड मास अगर देखें पूरे अर्थ का, तो 6.8% लैंड मास को कवर किया गया है। यूरोप ने पूरा कितना लिया हुआ है? 6.8% लैंड मास इनके पास है। अगर हम पूरे अर्थ की बात करें तो अर्थ का सिर्फ 2% पार्ट इनके पास है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर कंट्री की बात करें तो 50 सोवरेन स्टेट्स हैं, यानी कि 50 ऐसी कंट्री है जो सोवरेन है, यानी कि उनके ऊपर उनका ही, यानी कि उनके ही
राजा है या डेमोक्रेटिक जो भी गवर्नमेंट है उनका ही राज है, यानी कि लोगों का ही, यानी कि एक जो डेमोक्रेटिक पूरी गवर्नमेंट है उसका राज है, कोई और उसके ऊपर अधिकार नहीं है। इसके बाद 6 ऐसी कंट्रीज जिनके लिमिटेड रिकॉग्निशन है, यानी कि उनको अभी प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है एक सेपरेट कि उनको वो सोवरन नेशन बन सके। तो हमें क्या याद रखना है, 58 कंट्रीज है। अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो कितनी कंट्रीज है, आपको आंसर देना है। चलो मैं बता देता हूं, 28 कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन के अंदर। इसके बाद अगर कंट्री की बात करें, सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, रशिया है। देखिए रशिया बहुत बड़ा पार्ट है अगर हम यूरोप की बात करें तो। ये देखिए रशिया यहां से यहां तक है, यानी कि रशिया करीबन यहां से यहां तक ये रशिया है। तो देखिए ये यूरोप है, ये यूरोप है और ये रशिया, यूरोप का ही पार्ट है ये वाला रशिया। लेकिन रशिया में सबसे बड़ी कंट्री है अगर सिर्फ हम बात करें पूरे यूरोप की। लेकिन अगर हम इसको हटा दें कि रशिया दोनों कंट्री से मिक्स है, यानी कि दोनों रशिया क्या है, यूरोप में भी आता है प्लस एशिया में भी आता है। तो अगर ऐसी कंट्री को हटा दें तो सिर्फ फ्रांस जो है, जो पूरा ही यूरोप में है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो फ्रांस सबसे बड़ी कंट्री है। अगर सिर्फ पूरे यूरोप की बात किया जाए तो रशिया सबसे बड़ी कंट्री। समझ रहे बात को, क्योंकि रशिया दोनों में आता है, यूरोप में भी आता है, एशिया के अंदर भी आता है। तो यूरोप में जो आता है वो बहुत बड़ा पार्ट है रशिया का, और सिर्फ यूरोप की बात करें तो रशिया सबसे बड़ा कंट्री है और सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री, यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी इसकी ही है अगर सारे यूरोप में और कंट्रीज को कंपेयर करें। उसके अलावा अगर सिर्फ जो पूरा ही यूरोप में आता है उसकी बात करें तो फ्रांस सबसे बड़ा कंट्री है, राइट। कुछ जगह आपको दूसरे भी फैक्ट मिलेंगे कि यूक्रेन है, लेकिन यूक्रेन नहीं है, क्योंकि यूक्रेन का एक पार्ट आपको पता है कि रशिया ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो उसके बाद फ्रांस सबसे बड़ा पार्ट है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो अप्रोक्स 11% वर्ल्ड की पॉपुलेशन किसके पास है, यूरोप के पास। देखिए लैंड मास कितना है, 6.8%, पॉपुलेशन कितनी है, 11%, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर बात करें तो वर्ल्ड का सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट में इसका नाम आता है। कॉन्टिनेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कौन सा किस नंबर पे आता है, तो ये आप नंबरिंग देख लीजिए। अगर सेकंड लास्ट की बात करें तो यूरोप आता है, और पूरे अर्थ सरफेस की बात करें तो 2% एरिया, और ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। उसके बाद कौन सा आता है, स्मॉलेस्ट की बात करें तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, और फिर कौन सा आता है, उसके बाद आता है यूरोप। उसके अलावा आप बताइए कौन कौन से सबसे बड़ी कंट्री ये है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ये बार बार चीजें बताने की नहीं है। इसके बाद अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में देखिए 5 ऐसे नेशन है, यानी कि 5 ऐसे कंट्री जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, यानी कि 2 कॉन्टिनेंट में जिनका पार्ट आता है। इनमें कौन कौन से हैं जो यूरोप और रशिया में आते हैं, देखिए अजरबैजान है, जॉर्जिया है, कजाकिस्तान, रशिया और टर्की। रशिया में ऑलरेडी दिखा चुका हूं आपको, और दिखाता हूं, कजाकिस्तान दिखाता हूं। ये देखिए यहां कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान का ये वाला पार्ट यूरोप में आता है, ये वाला पार्ट रशिया सॉरी एशिया के अंदर आता है। इसके बाद हम बात करें, देखिए और कंट्रीज कौन सी है, टर्की। टर्की देखिए, ये टर्की आपको दिख रहा है, टर्की का कुछ पार्ट आता है एशिया के अंदर और कुछ पार्ट आता है यूरोप के अंदर, राइट। तो ये आपको 4-5 जो कंट्रीज है इनको याद रखना है। चलिए कौन कौन सी, अजरबैजान, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, रशिया और टर्की। उसके बाद अगर टॉलेस्ट माउंटेन की बात करें, यानी कि सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है यूरोप में, तो यानी कि वो पॉइंट कौन सा है, माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस ये याद रखें, रशिया के अंदर कास्कस माउंटेन के अंदर है। मैं ऑलरेडी दिखा देता हूं, देखिए ये है, ये एल्ब्रस माउंटेन है, सबसे बड़ी पीक है अगर यूरोप की बात करें, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 5642 मीटर्स। एल्ब्रस ये आपको ध्यान रखें ना, रशिया के अंदर आता है और ये कास्कस माउंटेन पे आता है। कभी अल्प्स आ जाए तो अल्प्स नहीं मारना है, कास्कस माउंटेन पे हाईएस्ट सबसे बड़ी रेंज है, कौन सी है, एल्ब्रस रेंज, राइट। चलिए इसके बाद देखिए अगर और बात करें तो हम एक माउंट इटना है, जो यानी कि एक एक्टिव वोल्केनो है, राइट, और 2014 में भी एक्सप्लोड हुआ था, और ये कॉन्स्टेंटली इसको एक्टिव बोला जाता है। और ये कहां पाया जाता है, माउंट एटना, ये इटली के अंदर सिल्सी एक लोकेशन है, सॉरी सिलिसी ही बोलते हैं इसको, इटली के अंदर है और यहाँ पे पाया जाता है। और ये वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट एक्टिव वोल्केनो, सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, कैलायू, हवाई के अंदर, हवाई आइलैंड में ये कैलायू पाया जाता है, ये सबसे एक्टिव है। और सेकंड पे माउंट इटना, ये इटली के अंदर है, सिल्सी के अंदर। उसके बाद अगर छोटी कंट्री की बात करें तो वेटिकन सिटी, सबसे छोटी कंट्री भी यूरोप में आती है। और सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, रशिया, वो भी यूरोप में का पार्ट है। तो वेटिकन सिटी सबसे छोटी कंट्री है। और वेटिकन सिटी के मैं आपको दिखाता हूं लोकेशन, एक सेकेंड, ये देखिए यहां पे दिख रहा है रोम, ये देखिए इसके अंदर ही वेटिकन सिटी है, यहां 7 नंबर दिख रहा है, ये देखिए 7 नंबर वेटिकन सिटी। तो इसके अंदर ही है कौन सा, रोम, एक सिटी है रोम,
रोम कैपिटल है इटली की, और रोम के अंदर ही वेटिकन सिटी है। यानी कि अगर कल को पूछा जाए कौन सी कंट्री जो सिटी के अंदर बसी हुई है, तो क्या नाम होगा? वेटिकन सिटी। सबसे छोटी कंट्री है ये। अगर एरिया की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, तो भी वेटिकन सिटी सबसे छोटी है। और देखिए इटली में एक और कंट्री है जो इटली के अंदर ही है, ये देखिए सैन मैरिनो, ये आपको याद रखना है। इटली के अंदर एक और कंट्री है यहाँ पे सैन मैरिनो, वो भी इटली के अंदर ही उसका पार्ट है, राइट। चलिए, ये कुछ फैक्ट्स हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। अगर हम इसकी बात करें एरिया की, तो 0.44 स्क्वायर माइल्स, सॉरी माइल्स नहीं है, किलोमीटर है, राइट। अगर माइल्स की बात करें तो कम हो जाएगा। तो स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो 0.44 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और सेकंड जो स्मॉलेस्ट कंट्री है वो मोनाको, वो भी कहां पे है? यूरोप के अंदर ही है। मैं दिखाता हूं अगर इस मैप में पॉसिबल हुआ तो। ये देखिए यहाँ पे मोनाको, ये देखिए यहाँ पे एक कंट्री है, यहाँ पे इटली, और यहाँ पे फ्रांस, यहाँ पे एक कंट्री है मोनाको, ये दिख रहा है आपको? यहाँ पे एक मोनाको कंट्री, वो सेकंड, वर्ल्ड की सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री है। सबसे छोटी कौन सी? वेटिकन सिटी, और सेकंड नंबर पे मोनाको, ये भी यहाँ पे है। लेकिन ये वर्ल्ड की मोस्ट डेंस सिटी, वर्ल्ड की बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत डेंस है, सबसे ज्यादा डेंस है। यानी कि पॉपुलेशन हर छोटी छोटी जगह पे, यानी कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन मिलेगी, इतना डेंसिटी बहुत ज्यादा है। मोस्ट डेंस पॉपुलेशन अगर बात करें तो मोनाको, और सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, और ये किसमें? यूरोप के अंदर। इसके बाद ये बात करते हैं कि पॉपुलेशन की बात करें सबसे ज्यादा किसकी है? एशिया की, सेकंड नंबर पे अफ्रीका, और थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? यूरोप। ये कहते हैं कि अगर बात करें, सम पीपल लाइक टू थिंक दैट इट कम्स फ्रॉम यूरोपा। अगर यूरोप के नाम की बात करें तो ये बोलते हैं कि यूरोपा से इसका नाम आया है, जो कि एक जीसस की एक वाइफ थी। ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग हम जाए तो यूरोपा उनकी वाइफ थी, और उससे अकॉर्डिंग ही यूरोप का नाम आया है। लेकिन ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, क्योंकि ये वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एक ही पार्ट है यूरोप प्लस एशिया, और ये सिंगल टेक्टोनिक प्लेट है, लेकिन इसको डिवाइड किया गया है यूरोप और एशिया में, क्योंकि इथनिसिटी अलग है, कल्चर अलग है, इंडस्ट्रियलाइजेशन अलग टाइम पे हुआ है, और लैंग्वेज अलग है, तो इस वजह से दोनों पार्ट को डिवाइड किया गया है। अदरवाइज अगर हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूरेशिया ही एक पार्ट है, यानी कि ये पूरा यूरेशिया है, ये इधर एशिया है, इधर यूरोप है, एक ही ये पार्ट है पूरा। और ये बात करें कि जो मॉस्को है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं यूरोप के अंदर है। मॉस्को किसकी कैपिटल है? रशिया की, लेकिन ये पूरा ये पाया किसमें जाता है? यूरोप के अंदर। इसके बाद ये डिवाइड कैसे होता है मैं बता चुका हूं, यूराल, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेटेरियन सी, राइट। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जो यूरोप एशिया से कैसे डिवाइड हो रहा है। ये यूराल माउंटेन, इधर एशिया, इधर यूरोप। उसके बाद यहाँ कैस्पियन सी के इधर एशिया, इधर यूरोप। उसके बाद कास्कन माउंटेन, ब्लैक सी और मेटेरियन सी, यानी कि इन वाटर बॉडीज ने, और ये दो माउंटेन, कास्कस माउंटेन, यूराल माउंटेन ने डिवाइड किया गया है किसको? डिवाइड किया है यूरोप और एशिया को, राइट। उसके बाद देखिए यूरोप को जो बोला जाता है, यूरोप को, एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूं, पेन शायद चेंज हो गया, एक सेकंड। ये देखिए, ये बोलते हैं कि अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप को पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला बोलते हैं। पेनिनसुला क्या होता है? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब है जैसे हमारा इंडिया है, तीन पार्ट से पानी से घिरा होता है, उसको बोलते हैं पेनिनसुला। तो ये बोलते हैं यूरोप को पेनिनसुलाज ऑफ पेनिनसुला बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके बहुत से पार्ट है जो तीनों साइड से ऐसे निकले हुए हैं। देखिए ये स्वीडन नॉर्वे हो गया, यहाँ जूटलैंड हो गया, यहाँ पे स्पेन वाला पार्ट हो गया, पुर्तगाल वाला पार्ट हो गया, और छोटे छोटे इटली वाला पार्ट है, टर्की वाला पार्ट है। तो ये बहुत से पार्ट जो है ऐसे निकले हुए हैं जो तीनों साइड पानी से घिरे हुए हैं। तो यही बताते हैं, इसलिए इसको पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला, यानी कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोला जाता है हिंदी में, अगर इसको बोला जाए तो, राइट। क्योंकि मोस्टली पार्ट में इसे पेनिनसुला देखने को मिलता है। मैं दिखा देता हूं एक सेकंड पेनिनसुला आपको। ये देखिए, ये पार्ट दिख रहा है आपको, एक सेकंड, ये देखिए ये पार्ट दिख रहा है, ये भी एक पेनिनसुला ऐसे निकला हुआ है, ये एक पेनिनसुला यहाँ निकला हुआ है, यहाँ देखिए पेनिनसुला, यानी कि तीन पार्ट से पानी से घिरा हुआ है। ये वाला की बात करें तो यहाँ भी ये तीन पार्ट से पानी से घिरा हुआ है, राइट। तो इस तरह कोला पेनिनसुला, ये भी तीन पार्ट से पानी से घिरा हुआ है। तो बहुत ज्यादा पेनिनसुला, ये देखिए यहाँ पे देखिए, तो इसलिए इसका नाम पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला बोला जाता है इसको, ठीक है। शायद आपको समझ आ गया होगा। चलिए फिर सेकंड वीडियो में मिलेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तो शायद आपको ये पार्ट पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं आया तो आप अनलाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, सी यू।